चलिए देखिए इधर। आज का हमारा टॉपिक है परासरन दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखना कुछ नहीं है, हेडिंग पिछले क्लास में आप डाल चुके हैं, सिर्फ अब देखिए और बहुत बातों को समझिए आप। अभी अगला 10 मिनट तक आपको कुछ नहीं लिखना है, ना कोई फिगर बनाना है। देखो, हम एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन के बीचों बीच एसपीएम डाल देते हैं। इस एसपीएम के बाईं तरफ शुद्ध जल हम लोग ले लेते हैं। यह है आपका प्योर वाटर या फिर प्योर सॉल्वेंट भी इसको कह सकते हैं। बेहतर होगा सॉल्वेंट लिखना ही, क्योंकि सॉल्वेंट के रूप में भी तो कुछ भी न हो सकता है। वाटर का देंगे फिक्स है, वाटर ही हो गया। इधर हम ले लेते हैं एक सॉल्यूशन वाटर का ही। आप याद कीजिए, कल और आज में थोड़ा अंतर है। कल हम दोनों तरफ सॉल्यूशन लिए थे, एक का सांद्रण अधिक था और एक का कम था। आज ऐसा नहीं है। आज हम इधर क्या लिए हैं? प्योर सॉल्वेंट। ये लगा हुआ क्या है इसमें? एसपीएम। सुनो, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। निश्चित रूप से इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा और इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। और यह भी निश्चित है कि इसका वेपर प्रेशर अधिक होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा। इसके वेपर प्रेशर के अधिक होने के कारण, पहले तो हम लिख देते हैं, एक अपने मन से हम मान लेते हैं कुछ वैल्यू। मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर 200 mm/Hg है, तो निश्चित है इसका वेपर प्रेशर तो कुछ न कुछ कम तो होगा ही। मान लीजिए यह 150 mm/Hg। mm/Hg को देखकर घबराना नहीं, यह दाब का एक मात्रक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। तो इसका वेपर प्रेशर अधिक है और इसका वेपर प्रेशर कम है। इस एसपीएम को थोड़ा सा और हाईलाइटेड हम कर देते हैं, क्योंकि ये खूब पता नहीं चल रहा है, इसका ढंग से पता चलना जरूरी है। देखो, इधर प्रेशर अधिक है और इधर प्रेशर कम। यदि तुम सॉल्यूशन भी इधर लेते और यदि उसका सांद्रण कम होता तो भी इसका प्रेशर अधिक होता और इसका प्रेशर कम होता। और याद कीजिए, कल यही बात ना हुआ था। वेपर प्रेशर अधिक और इधर वेपर प्रेशर कम होने के कारण एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट चल रहा था वह इधर से इधर की ओर चल रहा था। आज भी तो इधर ही चलेगा, क्योंकि आज भी वेपर प्रेशर उधर अधिक है और इधर प्रेशर कम है। यानी परासरण की घटना कल भी हो रही थी, परासरण की घटना आज भी हो रही है। मतलब ऑस्मोसिस में भी परासरण हो रहा था और यहाँ का जो प्रोसेस हम देख रहे हैं इसमें भी परासरण हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये परासरण की घटना हो ही नहीं, तो बताइए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परासरण की घटना नहीं हो, इसका यह मतलब कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो उधर से निकलकर इधर आ रहा है एसपीएम के थ्रू, इसका नेट मूवमेंट जीरो हो जाए। अभी नेट मूवमेंट इधर से इधर का है ना, हम चाहते हैं ये जीरो हो जाए, मतलब पानी इधर उधर जाए ही नहीं, या यदि जाए तो बराबर रेट से आए और जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों के वेपर प्रेशर को समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक, चीनी मिला दीजिए इसमें। चीनी मिला दीजिएगा तो वेपर प्रेशर अपने घट जाएगा। वेपर प्रेशर इतना घटा दीजिए ताकि आप दोनों का वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में भी परासरण नहीं होगा। लेकिन इस मेथड से कोई लेना देना परासरण दाब का नहीं है। परासरण दाब का अब आपको रियल मीनिंग और रियल फैक्ट समझाते हैं कि परासरण दाब क्या है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, सॉल्यूशन के साइड आप एक पिस्टन लगा दीजिए। पिस्टल नहीं, पिस्टन।
जो दाब उत्पन्न करता है। और ये पिस्टन लगा के इसको आप थोड़ा सा दबाइए, ऊपर से दबाइएगा तो ये 150 है ही, हो सकता है हो जाए 165, और दबाइए 70, 75, 90, 200, 200 तक पहुंच जाएगा ये दबाएंगे तो। जैसे ही आप दबाना इधर से शुरू कीजिएगा, पानी का मॉलिक्यूल जो उधर से इधर की तरफ भाग रहा था वो भागना अब धीरे धीरे कमेगा, और जैसे ही 200 200 होगा वैसे ही ये कंप्लीटली रुक जाएगा। इधर से उधर और उधर से इधर का रेट जो है आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में परासरण की घटना नहीं होगी। परासरण की घटना को रोकने के लिए आप क्या किए? अभी अतिरिक्त दाब उत्पन्न किए। कहाँ पर? विलयन पर या विलयन के ऊपर। कितना दाब उत्पन्न किया अतिरिक्त? 50। अरे 150 था, 200 पहुंचाया तो तुम 50 से ना दिया। यही 50 mm ऑफ Hg इस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। समझ में आया परासरण दाब क्या है? यही अतिरिक्त दाब जो उत्पन्न करके आप परासरण की घटना को रोके हैं, यही इस विलयन का क्या कहलाता है? परासरण दाब। अब जरा सोचिए कि इसमें थोड़ा और चीनी इसी में मिला देते तो निश्चित रूप से इसका वेपर प्रेशर और घट जाता, 150 से हो जाता 140। तब आपको कितना अतिरिक्त दाब उत्पन्न करना पड़ता? 60। तब इस विलयन का परासरण दाब हो जाता 60 atm। यदि थोड़ा और चीनी मिला दें तो इसका वेपर प्रेशर और घट जाएगा, तब तो प्रेशर और बढ़ाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ये घट के 100 हो गया तो 100 mm ऑफ Hg का प्रेशर आपको ऊपर से चाहिए। आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि जैसे जैसे चीनी का अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे परासरण दाब बढ़ रहा है। परासरण दाब घट कहाँ रहा है? वाष्प दाब घट रहा है। वाष्प दाब घट रहा है, परासरण दाब तो बढ़ रहा है। मतलब विलय के कणों की संख्या के बढ़ने से वाष्प दाब घटता है और परासरण दाब बढ़ता है। परासरण दाब तो बढ़ेगा ही, क्योंकि परासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है, और अनुसंख्य गुणधर्म वह गुणधर्म होता है जो सिर्फ विलय के कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। आई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में हम परिभाषा क्या देंगे इसकी? तो परिभाषा के बारे में सुनिए। ये जो प्रेशर आप डेवलप किए हैं वो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, जो आप अपनी तरफ से डेवलप किए हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन के ऊपर जो अतिरिक्त दाब आरोपित किया जाता है, वही दाब उस विलयन का, वही अतिरिक्त दाब उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि यह विलय के कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। विलय के कण के बढ़ने से परासरण दाब बढ़ता है और विलय के कण के घटने से परासरण दाब घटता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यही है परासरण दाब। क्या भारी लग गया क्या ये? अब थोड़ा इससे अलग हट के सोचिए। मान लीजिए कि 200-150 का कॉम्बिनेशन है और कोई आदमी इस पर प्रेशर क्रिएट किया, दबाया इसको, दबा के 50 mm ऑफ Hg अपनी तरफ से दिया तो 150 था, 150 था, हो गया 200, और अब परासरण की घटना रुक गई। अब कोई आदमी थोड़ा क्रिएटिव थोड़ा ज़्यादा है, वो कहा नहीं तनियार दबा देते हैं, और दबा दिया। थोड़ा और दबा देगा तो क्या होगा? बोलिए। यदि थोड़ा और दबा दिया तो इसका प्रेशर 200 से ज़्यादा हो जाएगा, 210, 215 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो पानी पहले इधर से
उधर जा रहा था, परासरण दाब तक वो रुक गया था, लेकिन अब ज़्यादा जैसे ही परासरण दाब से ज़्यादा प्रेशर लगाया, अब उल्टा होने लगेगा बात। अब विलयन से जल का अणु, पानी का विलायक का अणु उधर से एसपीएम से निकल होते हुए इधर प्योर सॉल्वेंट की तरफ आ जाएगा। परासरण में इधर से उधर जाता था, और ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें विलायक का कण उधर से इधर आने लगा, यानी उल्टा परासरण होने लगा। इसी को कहते हैं उल्टा परासरण। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और शॉर्टकट में इसी को RO कहते हैं। और हर एक केंट प्यूरीफायर RO सिस्टम पर काम करता है। पानी का शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है। धरती के नीचे से जो पानी निकला उसको हम अशुद्ध मानते हैं, तब न उसको शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे तो ऐसे ही पी लेते, या पीते भी हैं कुछ लोग, लेकिन जो साफ़ करते हैं पानी को, वो यही मान के ना साफ़ करते हैं कि पानी अशुद्ध है, उसमें कुछ कुछ मिला हुआ है। जनरली उसमें आयरन मिला हुआ रहता है, आर्सेनिक मिला होता है, सल्फर मिला हुआ होता है, मिट्टी का कण मिला होता है, बालू का कण मिला होता है, यही सब मिला होता है। हर जगह का पानी अलग अलग होता है। धरती के नीचे से पानी टंकी में जाता है, टंकी से इस मशीन में आता है। मशीन में आया तो वह पानी एक सॉल्यूशन के रूप में आया। हम उसको एक सॉल्यूशन समझ रहे हैं, जिसमें विभिन्न तरह का सॉल्यूट मिला हुआ है, जो जो नाम अभी हम बोले थे। मशीन में गया, जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं वैसे ही मशीन देखिएगा उसमें छोटा छोटा टैंक बना होता है, वो तुरंत प्रेशर क्रिएट करता है। बीच में एसपीएम लगा होता है, और प्रेशर क्रिएट किया तो पानी का जो कण है वह इधर से निकल के शुद्ध विलायक में आ गया। या यदि ये टंकी खाली है तो पानी रिस के इसमें आ जाएगा, ये टंकी भरने लगेगा। इस पानी को का यूज हम लोग पानी पीने के लिए करते हैं। और जो गंदगी वाला पानी है उसमें भी देखिएगा एक पाइप लगा होता है पतला सा, जिससे पानी लगातार निकलता रहता है, जिसका यूज हम लोग पीने के लिए नहीं करते हैं, वह गंदा पानी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मिट्टी का कण, बालू का कण यदि हाईली कंसनट्रेटेड है उसमें, तो वो गंदा पानी को निकालते जाएगा। तो गंदा पानी निकलते गया, अपना पानी आते जाता है, साफ़ होते जाता है, साफ़ भी होता जाता है, गंदा पानी भी अपना बाहर होते जाता है। इस तरह से केंट प्यूरीफायर काम करता है, और इस प्रकार हम लोग शुद्ध जल पी पाते हैं। आगे सुनिए। हेमा मालिनी को प्रचार करते देखे हो केंट प्यूरीफायर का? केंट प्यूरीफायर एक गिलास पानियों ले लेती है शीशा के गिलास में, और बार बार बोलते रहती है RO सिस्टम पर काम करता है। RO, R का मतलब रिवर्स, O का मतलब ऑस्मोसिस। यही प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी को रिवर्स RO सिस्टम बोलते हैं हम लोग, जिस पर वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, पानी का शुद्धिकरण होता है। यह एक वास्तविकता है कि यदि हेमा मालिनी से पूछ दिया जाए कि भर दिन जो आप RO चिल्लाते रहते हैं, हमको RO का तनी मतलब समझाइए, तो बहुत बोलेगी, तो बोलेगी रिवर्स ऑस्मोसिस। कहिए हमको पूरा कंसेप्ट चाहिए, आप जो ये समझाते हैं कौन सी है ये? तो आदमी को उतना फुर्सत भी नहीं है, और भेंट भी कहाँ होगा तुमको जो पूछोगे। लेकिन ये वास्तविकता है कि RO का मतलब पूरा कंप्लीट मतलब हेमा मालिनी को पता नहीं होगा। उसको खाली इंजीनियर रटा दिया है, अपना रट रट के एक्टिंग कर रही है। इसका ये मतलब नहीं कि हेमा मालिनी उसी RO का पानी पीती है। वो सबका पानी आता है बाहर से, पानी फ्रांस से आता है पीने के लिए, समझ रहे हो? तो कोई लक्स साबुन लगा ली, कोई फेयर एंड लवली लगा लिया, कोई ये लगा लिया, वो सब अपना एक्टिंग कर रहा है। वो सब पर मत जाइए। जो आप नेचुरल हैं वो सबसे बेहतर है। प्रकृति नाक दे देगा घूमल जैसन, और ऑपरेशन करके सीधा कराएगा, उसमें खर्चा भी है, कष्ट भी है। अरे थोड़ा घूमले न है, क्या हुआ है तो है। सुनिए, मार्केट में 2 तरह का केंट प्यूरीफायर मिलता है। नाको घूम गया। मार्केट में 2 तरह का केंट प्यूरीफायर मिलता है। एक जो 2-4 हज़ार में दे देता है, और एक जो 20-25 हज़ार में देता है, जो नॉर्मल यूज के लिए आता है, घर में लगाने के लिए, 2-4 फैमिली के लिए जो आता है, बिजनेस करने के लिए नहीं है। अब देखिए उसमें क्या होता है कि उसमें न ये केंट प्यूरीफायर का या फिर कोई भी वाटर प्यूरीफायर का जो मेन कंपोनेंट होता है वह यही होता है, SPM। और एक और दूसरा मेन कंपोनेंट होता है पंप। यदि ये पंप एयर प्रेशर क्रिएट कर रहा है तभी ये वाटर को प्यूरीफाई कर पाएगा। प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो फिर वाटर प्यूरीफाई नहीं होगा। लेकिन मेन चीज़ होता है ये SPM। अब 4000 वाला लगा लिया वाटर प्यूरीफायर, 2-4-10 दिन तक काम किया, जैसे ही बेचारा प्रेशर क्रिएट किया गया हल्का सा,
फट। अब जैसे ही हल्का सा फटा तो पूरा फाड़ने का अब जरूरत है नहीं, पानी है, लिक्विड सब्सटेंस है, ऑनलाइन हो गया। अब उधर से प्रेशर क्रिएट हुआ, इधर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है चलो, चले चलो। आया इधर आराम से, तो भी गिलास में पानी पी लिया, बड़ा स्वच्छ मन से लगा कि एकदम शुद्ध पानी पिए। वो तुमको संतुष्टि खाली हुआ कि तू पिया है शुद्ध पानी, पिया है वही पानी जैसे वहाँ चापाकल से या मोटर से निकला है, या उससे भी बर्बाद। काहे कि वो पानी कुछ देर तो टंकी में रहा होगा, बहुत तरह का बात है। उससे बेहतर है कि चापाकल चला के या मोटर चला के शुद्ध पानी पी लीजिए। लेकिन यही चीज़ जब आप 20-25 हज़ार वाले सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि ये SPM का जो क्वालिटी होता है थोड़ा अच्छा होता है। तो ये आपको 3-4 महीना तक चलेगा, और 3-4 महीना चलने के बाद यदि पानी ज़्यादा गंदा निकलता है वहाँ पर धरती के नीचे से, या तो इसको जाम कर देता है या फिर इसको फाड़ देता है। दो में से कोई एक बात करेगा। दोनों स्थिति में इसमें किसी भी तरह का परेशानी आएगा तो मशीन ऑटोमेटिक होता है, वो पानी का प्यूरिफिकेशन ही बंद कर देता है, पंपिंग ही बंद कर देता है। पंपिंग बंद कर देगा तो पानी निकलना बंद हो जाएगा। पानी निकलना बंद हो जाएगा तो तुम अपने मैकेनिक को बुलाओगे कि भाई देखिए इसमें क्या है, तो तुरंत तुमको SPM बदल के 4500 का बिल थमा देगा। थमाते रहता है बराबर, इसीलिए हमको पता है। इतना गुड़ रहता है 4500 में देता है, देखने में बकलोल जैसा लगता है, फिर लगा देता है, फिर चलने लगता है। इसीलिए एक चीज़ का ध्यान रखिए आप कि 400 वाला कुकर, 4000 वाला कैंट प्यूरीफायर, ये सब लगाना उगाना नहीं चाहिए। क्योंकि जो 400 या 4000 आप लगा रहे हैं, वास्तव में वह भी आप बर्बाद कर रहे हैं। ज़िंदगी भर यदि चापाकल का पानी पिए, 4 दिन शुद्ध पानी पी लेने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो 4000 आपका बर्बाद हो जाएगा। तो काम करिए तो कंप्लीट करिए, नहीं तो नहीं कीजिए। समझिए क्या है ये सारा सिस्टम। अब हम आपको पूरा लिखाएंगे एक तरफ से। पहले फोटो बना लीजिए, फिर इसका परिभाषा लिख लीजिए, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा तुम लोग आते हो तो इसमें कौन टच करता है रे? देखो इसमें टच नहीं किया करो नो, इसमें नीचे एरो दीजिए और लिखिए। परासरण की घटना को रोकने के लिए, अभी तक हुआ नहीं है, छापिए जल्दी छापिए। तुम लोग खिस्सा बहुत करते हो, जल्दी जल्दी लिखो। परासरण की घटना को रोकने के लिए, हाँ जी एरो देखिए। एक्चुअल में ये परासरण दाब का परिभाषा है। परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन के ऊपर, परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन के ऊपर जो अतिरिक्त दाब, विलयन के ऊपर जो अतिरिक्त दाब उत्पन्न किया जाता, आरोपित किया जाता है, जो अतिरिक्त दाब आरोपित किया जाता है,
जो अतिरिक्त दाब आरोपित किया जाता है उसे उस विलयन का उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। नीचे एरो देके लिखेंगे परासरण दाब। परासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। परासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि यह विलय के कणों की कुल संख्या क्योंकि यह विलय के कणों की कुल संख्या पर विलय के कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। विलय के कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए उल्टा परासरण। बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, यहां से देख के लिखिए। यहां लिख रहे हैं उल्टा परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस। शॉर्टकट में इसी को कहा जाता है RO। अगला साल इस क्वेश्चन के पूछे जाने की खूब संभावना बन रही है। इसका उल्टा परासरण का लिखेंगे, एरो देके। क्या हुआ? नहीं, इसका सिंबल नहीं होता है। लिखेंगे जब विलयन के ऊपर आरोपित दाब जब विलयन के ऊपर आरोपित दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है। जब विलयन के ऊपर आरोपित दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है तो विलायक का कण SPM से होते हुए विलयन से शुद्ध विलायक की ओर विलयन से शुद्ध विलायक की ओर विसरित होने लगता है। इस प्रक्रम को उल्टा परासरण कहते हैं। इस प्रक्रम को उल्टा परासरण कहते हैं। नीचे एरो देके लिखेंगे इसी प्रक्रम के द्वारा
इसी प्रक्रम के द्वारा इसी प्रक्रम के द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। इसी प्रक्रम के द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। इसी प्रक्रम के द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। इसी का प्रचार हेमा मालिनी करती है। तो लिखा नहीं रे, छोड़ दो, मत लिखो। अगला हेडिंग डालो, परासरण दाब के लिए वन टॉप का नियम। परासरण दाब के लिए वन टॉप का नियम। अभी तक जो नियम देता था वो रॉल्ड्स, इसका नियम दिया है वन टॉप ने, और इस नियम को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। हाँ, हेडिंग डालिए स्टार लगा के। परासरण दाब के लिए वन टॉप का नियम, वन टॉप्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वन टॉप्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर लिख दिए क्या? वन टॉप ने ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित दो नियम दिया, और दोनों नियम को एक एक करके थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। यदि ये एक विलियन है तो निश्चित है इसकी कुछ न कुछ मोलरता होगी। मोलरता समझ रहे हैं आप? मोलरिटी, कैपिटल एम वाला, जिसको कंसंट्रेशन भी हम लोग कहते हैं, जिसको सी से भी इंडिकेट किया जाता है। पहला नियम, दो नियम दिया। पहला नियम उन्होंने कहा कि परासरण दाब विलियन की मोलरता का सीधा समानुपाती होता है। यानी अकॉर्डिंग टू वन ऑफ पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम, या एम को ही आप चाहें तो सी भी लिख सकते हैं। ये उनका पहला नियम है। और दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया? अभी लिखना नहीं है, सुनना है पहले। दूसरा नियम दिया, इस ये यदि विलियन है तो विलियन का कुछ ना कुछ ताप होगा ना। तो उन्होंने कहा कि परासरण दाब जो होता है वह ताप के सीधा समानुपाती होता है, बशर्ते कि वो ताप रहना चाहिए केल्विन यूनिट में, डिग्री सी में नहीं। किस में? केल्विन में। और एक बात सुन लो, केल्विन यूनिट में जब ताप का चर्चा होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहीं भी लिखा हुआ हो परम ताप तो तुम तुरंत समझ जाओ वहां पर ताप किस मात्रक में आ रहा है? केल्विन में। तो उन्होंने दूसरा नियम दिया, परासरण दाब परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर रहेगा किस यूनिट में? केल्विन में। और ये उनका दूसरा बात। तो हम दोनों को एक एक करके लिखेंगे। नीचे एक नंबर लिखिए, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर जैसा कहा जाए वैसा करें। दो नियम दिया, एक नंबर लिखिए। लिखेंगे? अरे रे, ये नहीं लिखना है, एक नंबर डालिए और नीचे स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए तो, परासरण दाब विलियन की मोलरता का, परासरण दाब विलियन की मोलरता का सीधा समानुपाती होता है। परासरण दाब विलियन की मोलरता का सीधा समानुपाती होता है। ये वाला लिखिए, ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला, और एक जैसे लिखा हुआ है वहां पूरा लिख दीजिए। ये अब दूसरा नंबर स्टेटमेंट लिखिए, फिर ये वाला बाद में लिखेंगे। लिखिए, परासरण दाब परम ताप
बोर्ड पर से देख के लिखिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। परासरण दाब, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट का सीधा समानुपाती होता है। ऐसे लिखा हुआ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर परासरण दाब परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। ये वाला लिख लीजिए। हो गया। अब वान हॉफ ने दो नियम तो दे दिया, अब इसी दो नियम के सहारे देखिए हम आगे चलेंगे। अब सब लोग ध्यान देंगे इधर, पाई जो है वह सी के भी समानुपाती है, पाई जो है वह टी के भी समानुपाती है। तो यहाँ से हम फ्रॉम 1 and 2 कहते हैं, फ्रॉम 1 and 2 पाई समानुपाती होगा सी टी के। सी लिखें या एम लिखें बात बराबर है। और सुनो, सी एम को हम सी के टर्म में इसलिए लेके चले गए क्योंकि बाद में एक टर्म आएगा मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट इंडिकेट होता है एम से, तो बाद में कन्फ्यूजन ना हो जाए कि कौन मोलरिटी है और कौन मॉलिक्यूलर वेट। इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट को डायरेक्ट हम क्या बोल दिए हैं, सी। तो पाई सीधा समानुपाती हो गया सी टी के। अब पाई को जब बराबर करके लाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहीं पर कांस्टेंट आता है आर, और ये इक्वेशन बनता है सी आर टी, जहाँ पर आर एक स्थिरांक है जिसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, जिसका कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होता है, वो हम लिखा रहे हैं। अब पहुँचिए यहाँ तक। आर जो है यह गैस कांस्टेंट है, और इस इक्वेशन में इसका वैल्यू होता है 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। 2-4 दिन पहले आर का वैल्यू तुम दो गो रखता था, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ कैलोरी और जूल में नहीं रखेंगे, यहाँ पर यूनिट किस में रखना है आपको, एटीएम लीटर में, और एटीएम लीटर में इसका वैल्यू होता है 0.0821। इस इक्वेशन में हमेशा यही वैल्यू रखाएगा, 8.31 नहीं रखाएगा, 2 नहीं रखाएगा, क्योंकि इसमें प्रेशर की बात हो रही है तो एटीएम का चर्चा आएगा। चलो आर तो समझ गए, पाई क्या है यहां पर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वही परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर है ये, किस यूनिट में, इन एटीएम। हर हाल में ये पाए किस में रहेगा या निकलेगा, एटीएम में, क्योंकि यहां पर चर्चा एटीएम का है। अच्छा ये सी क्या है, मोलरिटी, या इसी को कंसंट्रेशन कह दें, या तुम हिंदी में यदि लिख रहे हो मोलरता या सांद्रण, हिंदी में लिख दें क्या, मोलरता या सांद्रण है ये। और क्या बचा, टी, टी क्या है, टेम्परेचर, किस यूनिट में, टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। अब देखो पाई बराबर सी आर टी एक समीकरण बना, और यहीं से अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। अब 4 टर्म है, चारों के बारे में बढ़िया से जानिए, लैंग्वेज पढ़िएगा, फटाफट लिख दीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, यदि आपको वो सब काम करना आता है तो।
चलिए यहाँ तक रुकना नहीं है अभी, और आगे बात है इसमें। मिटा दूं इसे? देखिए यहाँ सुनो, सी मोलरिटी है, रिकंसंट्रेशन है ना, और मोलरिटी बराबर होता है मोल पर लीटर। तो C को हम लिख सकते हैं N/V, जहाँ पर N जो है मोल की संख्या है, विलय के मोल की संख्या, और V जो है वह विलियन का आयतन है, किस में? लीटर में। तो C बराबर जब N/V लिख सकते हैं तब तो पाई बराबर लिख सकते हैं N/V/RT। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? ये एक नया समीकरण बना। तो दो चीज़ नया आ गया ना, पाई RT जानबे करते हो, N और V ही ना नया टर्म है। N है विलय के मोल की संख्या और V है विलियन का आयतन, किस में? लीटर में। लिखिए अगला इक्वेशन लिखिए जैसे लिखा हुआ है। यहां पर N क्या है और V क्या है लिख लीजिए आप खुद से। N है विलय के मोल की संख्या और V है विलियन का आयतन लीटर में। लिख लो, जहां स्मॉल n विलय के मोल की संख्या, n विलय के मोल की संख्या और V विलियन का आयतन लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ रहे हैं आप इतना? और सुनिए, n को हम लोग लिख सकते हैं W/m, मोल की संख्या बराबर भार बटे आयतन, अरे वेट सॉरी वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे आणविक भार। तब तो ये इक्वेशन n के जगह W/m रखाएगा तो पाई बराबर लिखाएगा W/m, V को नीचे भाग देंगे तो गुना में बदल जाएगा, यानी W/m भी RT। जहां पर W क्या है और M क्या है? W विलय का भार ग्राम में, लिख लीजिए अगला समीकरण। विलय का भार ग्राम में, और ये M कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ जी, हिंदी में आप सही बोल रहे हैं, आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान। कल भर थ्योरी चलेगा, लेकिन कल आप कुछ न्यूमेरिकल बना के लाइएगा। जितना आपको बताया गया है इतना में 4 न्यूमेरिकल बन सकता है, उस चारों को आपको बना के लाना है। आप कोई लाए हैं असाइनमेंट वो क्वेश्चन वाला? लाइए। तो ये थ्योरी समाप्त नहीं हुआ है, पूरा का पूरा बात अभी आपसे नहीं बनेगा, कल भर आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल पढ़ाई खत्म होगा तो 70% सिलेबस इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा इस चैप्टर का दूसरा और लास्ट पार्ट, जिसका नाम है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैसे सभी लोग जो यहाँ तक पढ़े हैं, अगला पार्ट उन्हीं को सिर्फ समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। जो पढ़े हैं उनको भी बड़ी कठिनाई से समझ में आता है, चूँकि अब इसका IIT सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, बड़ा भारी होता है वो टॉपिक। जा कहाँ रहा है? क्वेश्चन नंबर नोट करो पहले। क्वेश्चन नंबर 68, 69, 70, 73। बीच में 71 और 72 छोड़ा गया है, वो भी थ्योरी कुछ पढ़ना है, उस पर बनेगा। और सुनो इधर, क्वेश्चन बनाते हो कि नहीं? तो एक जरूरी सूचना सुन लो, पकड़ो तो। क्वेश्चन बनाते हो तो ठीक है, नहीं बनाते हो तो जनरली हम तो चेक नहीं कर पा रहे हैं नीचे उतर के। हम तो यहाँ तार से बंधे हुए हैं, टाइम भी कम रहता है मेरे पास। लेकिन जिस दिन हम चेक किए और कॉपी तुम्हारा खाली नजर आ गया, या तुम्हारे पास कॉपी नहीं रहा, तुम जो ये बहाना बनाओगे ना कि हम नहीं लाए सर, हम भूल गए, हमारा दिमागे से उतर गया। तो दिमागे से उतर गया कि दिमागे उतर गया,
वो हम नीचे उतर के उस दिन समझा देंगे। ट्रेन पर चढ़ने वाले लोग जनरली टिकट जो लोकल चढ़ते हैं नहीं लेते हैं। महीना 2 महीना में एक बार टीटी पकड़ता है और 2 महीना का वसूल लेता है। वही हाल हम करेंगे, नीचे उतरेंगे, 10-20 दिन का मार एक के दिन मारेंगे जो धरा गया उसको। अब जिसका किस्मत खराब होगा धराएगा। इसीलिए इस मामले में थोड़ा सतर्क रहिए आप। आइए कल इसका लास्ट थ्योरी का क्लास।